नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। दिल्ली के बाहर किसान बैठे हुए हैं और एक तरीके से लंबा धरना चल रहा है। अगर आज की बात करें तो चौरी चौरा कांड की हम कह सकते हैं शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन था और सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे। उस दौरान असहयोग आंदोलन 1952 हुआ और उसके बाद चौरी चौरा में एक बड़ा कांड हो गया, जिसके बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, इसको रोक दिया गया। लेकिन किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को जिस तरीके की चीजें हुई और उसके बाद एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाहर की ताकतों की भी इसमें दिलचस्पी है और खास तौर पर पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है, कई बड़ी-बड़ी हस्तियों ने, खास तौर पर जिनके फॉलोअर्स बहुत ढेर सारे हैं, जिनको भारत के बारे में कोई हम कह सकते हैं एबीसीडी नहीं पता है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। यानी ऐसी-ऐसी हस्तियां जिनको आप अगर हम आम आदमी से पूछें, किसान से पूछें तो जानते भी नहीं होंगे रियाना कौन है या हम कह सकते हैं ग्रेटा थनबर्ग कौन है। उनसे पूछ दो तो उनको नहीं मालूम होगा। लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे तुरंत आप पर ठप्पा लगाना शुरू कर देंगे कि साहब आप तो जो है विरोधी हो, आप सरकार के साथ खड़े हो, इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? क्या इसमें जो दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल जो है इस पर एक तरीके से दिल्ली पुलिस नजर रखे हुए है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि इसमें लता मंगेशकर भी उतरी, बड़े-बड़े जो है एक्टर उतर आए, साथ ही साथ अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, वो भी आ गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जब देश की बात आई तो तमाम लोग एक साथ खड़े हो गए और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप सिंह जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। तो प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप सर, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद सिद्धार्थ। सर, ये पूरा माजरा जो चल रहा है, पूरा एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और तमाम चीजें चूंकि देश के अंदर हैं, देश के लोग हैं और एक विरोध की आवाज है, लेकिन इसमें विदेशी ताकतों की क्या दिलचस्पी पैदा हो गई अचानक? देखिए सिद्धार्थ, अगर आपको याद हो तो जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई थी, उसी समय उसी दिन जो है अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मुद्दे पर, इस मामले में विदेशी ताकतों का भी कुछ हस्तक्षेप है। उनका इशारा आईएसआई और खालिस्तान समर्थक तत्वों की ओर था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस पर निश्चित अलग से हमको एक हलफनामा दायर कीजिए, हम भी जानना चाहते हैं कि इसमें क्या है। और सरकार तब से लगातार कहती रही है। जब किसान अड़ गए ट्रैक्टर रैली के लिए, तब भी सरकार का ये कहना था कि इस रैली का फायदा ये तत्व उठा सकते हैं और इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। तब किसान ये कहने लगे, ये आरोप लगाने लगे कि हमको खालिस्तानी कहा जा रहा है, हमको देश विरोधी कहा जा रहा है और हमारा आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, शांतिपूर्ण है और ये रैली भी शांतिपूर्ण रहेगी। एक तरफ जवान होंगे, एक तरफ किसान होंगे। इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें कही गई। दिल्ली पुलिस ने फिर भी 37 मुद्दों पर समझौता किया लिखित, और उसमें तय किया कि क्या-क्या होगा। पहली शर्त उसकी ये थी कि ये जो रैली निकलेगी, ट्रैक्टर रैली, इसका नेतृत्व किसान नेता करेंगे। अलग 3 जगहों पर निकलनी थी, तीनों जगहों के लिए कहा। फिर ये तय हुआ कि इसका रूट क्या होगा, वो भी निर्धारित हो गया। फिर कब से कब तक निकलेगी, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, शाम को 5 बजे खत्म होगी। और इस तरह की और बहुत से जो है वो बातें उसमें समझौते में लिखी हुई थी। इस पर दस्तखत किए किसान नेताओं ने, इससे सहमत हुए। लेकिन दूसरे दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे से बैरिकेड तोड़े जाने लगे। किसान नेता जो है, जो दस्तखत करके गए थे, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तीसरी बात ये हुई कि उसके बाद पुलिस पर हमला शुरू हो गया। आप अंदाजा लगाइए, मुझे तो नहीं याद है, आपने अगर पढ़ा हो तो याद कीजिए, कहीं हुआ हो ऐसा भारत में पिछले कम से कम आजादी के बाद से, तो कह ही सकते हैं कि कोई आंदोलन हुआ हो, उसमें हिंसा हो, उसमें 500 पुलिस वाले घायल हो जाए और एक भी आंदोलनकारी घायल ना हो।
जो नवनीत सिंह की बात है, वो ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई, उसमें पुलिस कार्रवाई का कोई की भूमिका नहीं थी। तो ये एक अद्भुत चीज हुई कि पुलिस जो है बर्दाश्त करती रही। क्यों करती रही? पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को मालूम था कि ये जो तत्व इसमें शामिल हुए हैं, ये यही चाहते हैं कि स्थिति बिगड़े, काबू से बाहर हो, पुलिस का संयम टूटे, वो गोली चलाए और फिर हम कहें कि देखिए किसानों पर गोली चल रही है। तो ये पुलिस ने और सरकार ने ये उनकी इस योजना को नाकाम कर दिया। तो उसके बाद जो है लाल किले में घुस गए, लाल किले पर झंडा फहराया गया, जो राष्ट्रीय हमारा ध्वज है उसका अपमान किया गया, गणतंत्र दिवस का की गरिमा गिराई गई, ये सब हुआ। तो आप देखिए दो चीजें फिर हुई उसके बाद। 2 दिन पहले हाई कोर्ट गए ये लोग कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है 26 जनवरी के कांड के सिलसिले में, वो उनकी रिहाई के लिए रिट फाइल करने गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जांच कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, हमको ये कोई जरूरी नहीं लगता कि क्यों हम इसमें हस्तक्षेप करें। तो एक तरह से अदालत का मामला साफ हो गया, पुलिस कार्रवाई कर रही। पुलिस ने उसी दिन 26 तारीख को ही एफआईआर दर्ज कर दी, अलग अलग धाराओं में। उसमें राष्ट्रद्रोह की भी धारा है, उसमें 120 बी यानी जो है आपराधिक जो है षड्यंत्र की जो है कॉन्स्पिरेसी की भी धारा है, और इस तरह की तमाम धाराएं पुलिस वालों पर लाठी से, लोहे की रॉड से और उसके अलावा तलवार से हमला किया गया। देश ने पहली बार देखा कि ट्रैक्टर को हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक हम ट्रैक्टरों को खेत में ही चलते हुए देखते थे। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टरों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर हुआ, और ये सब हुआ इसके बावजूद किसान नेता इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अब ये मामला फिर देखिए, अंतरराष्ट्रीय 300 से ज्यादा पाकिस्तान में हैंडल चल रहे थे जो इसका सपोर्ट कर रहे थे। ये ग्रेटा थनबर्ग हैं जो पर्यावरण के मामलों के लिए जानी जाती हैं, उसके लिए आंदोलन करती हैं। वो अब पहले भी कई कई बेवकूफी के बयान दे चुकी है। तो उसको छोड़ दे। देखिए, कोई भी किसी देश में कोई समस्या चल रही हो, आंदोलन चल रहा हो, बाहर का कोई उसके समर्थन में कुछ बोल दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐतराज वाली भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐतराज क्यों हुआ, एफआईआर क्यों हुई? वो इसलिए कि ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से एक ट्वीट कर दिया, और उस ट्वीट में पूरा जो है वो टूल किट थी कि कैसे आंदोलन करना है, 25 को क्या करना है जनवरी को, 26 जनवरी को क्या करना है, इस आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। तो वो बात खुल गई कि ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो कुछ हुआ 25-26 को, वो पहले से तय था, तय करके हुआ। और तय करके हुआ तो उसको एग्जीक्यूट करने वाले तो बाहर से नहीं आए थे, वो तो यहीं के लोग थे। आप बताइए कि जो लोग इसमें शामिल थे, क्या किसी किसान संगठन ने ये कहा कि ये हमारे लोग नहीं है, ये इसमें शामिल हुए थे, पुलिस आए इनको पकड़ कर ले जाए? लेकिन ऐसे लोग, तमाम तत्व जो है अभी भी वहां धरने पर उनके साथ बैठे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? तो दो तरह की चीजें हैं। देखिए, एक जो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है और वो इस्तेमाल हो रहे हैं अनजाने में, और दूसरा वर्ग ऐसा है जो जानता है कि क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि ये लड़ाई हमको जो है, इस लड़ाई में बाहर की ताकतें पैसे से और दूसरे संचार के साधनों से, दूसरी चीजों से मदद कर रहे हैं। तो ये मदद कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये मूलतः भारत विरोधी तत्व हैं जो मदद कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत में राजनीतिक स्थिरता रहे। इसमें ऐसे तत्व हैं जो 2014 से, बल्कि कहें 2002 से मोदी विरोधी हैं। उनको ये बात पच नहीं रही है कि मोदी 14 में मैंडेट लेकर आए, 19 में उससे बड़ा मैंडेट लेकर आए। तो बात जनतंत्र की करते हैं, लेकिन जनतांत्रिक व्यवस्था से, जनतांत्रिक तरीके से एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। सर, आज की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की नेता हैं, आज रामपुर गई,
मतलब उसी किसान परिवार में गई और उन्होंने कहा नहीं साहब बड़ा गलत हुआ और इस पर जो है नौकरी मिलनी चाहिए, तमाम तरीके की चीजें, एक तरीके से राजनीति, बड़ा लंबा सा लाव लश्कर लेकर गाड़ियों के साथ यहाँ से चला गया और वहां पर जो है फिर अपनी गाड़ी भी साफ करते हुए दिखाया गया कि देखिए प्रियंका गांधी जो है गाड़ी साफ कर रही हैं और जैसे बहुत बड़ा काम हो रहा हो। तो आखिरकार कांग्रेस जो है इतना कंफ्यूज क्यों है, क्या मैसेज देना चाहती है, क्या वो खालिस्तान वाले आंदोलन से सबक नहीं ले पाई? क्योंकि अगर हम बात करें तो देश ने अपना प्रधानमंत्री खोया था, ये कांग्रेस का नेता या कोई जो बलिदान की थ्योरी देने लगते हैं बलिदान किया, नहीं, चुनी हुई सरकार का प्रधानमंत्री खोया गया था। तो क्या कांग्रेस सबक नहीं ले पा रही है इस तरीके की घटनाओं से और उन्हीं लोगों के साथ खड़ी हो जा रही है? नहीं, देखिए बात यह है दरअसल कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, उसके पास कोई अल्टरनेटिव जो है विमर्श नहीं है, कोई 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 मुद्दा नहीं है। तो वो क्या करती है कि ऐसे ऐसे मामलों पर कहीं आंदोलन चल रहा हो, किसी का भी चल रहा हो, किसी वर्ग का चल रहा हो, उसमें घुसने की कोशिश करती है। सीए का चल रहा था, आपने देखा उस समय उस आंदोलन में घुसने की कोशिश की। अब किसानों का चल रहा है, उसमें घुसने की कोशिश की। जो प्रियंका वाड्रा का मामला है, देखिए ये परिवार अपने को स्टार समझता है, राज परिवार समझता है। तो अगर उन्होंने गाड़ी का शीशा अगर एक कपड़ा लेके ऐसे 2 बार हाथ चला दिया, तो ये मतलब कि महारानी ने जो है खुद काम किया, ये भाव है, ये बताने का तरीका है। दूसरी बात, अगर प्रियंका वाड्रा को इतनी चिंता थी, इतना दुख था, यहीं वो एनसीआर में रहती हैं, गुड़गांव में रहती हैं, 500 से ज्यादा पुलिस वाले दिल्ली के घायल हैं, उनमें से ज्यादातर अभी तक अस्पताल में हैं। उनमें से किसी का हाल पूछने नहीं गई, जाना तो दूर, किसी को फोन करके भी हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उससे वोट उनका नहीं बनता। उससे वो जो नैरेटिव खड़ा करना चाहती हैं उल्टा देश विरोधी, वो नहीं बनता। वो वहां गई थी ये बताने के लिए, कई मीडिया के लोग भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जो ये बार बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रैक्टर पलटा इसलिए नहीं नवरीत की मौत हुई, उसको गोली मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें साफ है कि गोली नहीं चली, गोली कहीं भी नहीं। अगर गोली चलती तो वहां देखिए सारा मंजर जो है वीडियो में कैद है, सैकड़ों लोग वहां पर खड़े थे, किसी को नहीं दिखाई दिया, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये एक गलत नैरेटिव खड़ा करके फिर से जो आपने बात कही ना खालिस्तान आंदोलन की, उसको खड़ा करने की कोशिश है। कांग्रेस को इस बात से कोई मतलब नहीं कि इससे देश का नुकसान होगा, भला होगा। कांग्रेस को सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हम कैसे सत्ता में लौट सकते हैं, इसके लिए देश का नुकसान करना पड़े, देश को जो है चोट पहुंचानी पड़े, कोई हर्ज नहीं है। वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करेंगे, वो सेना के किसी भी शौर्य पर प्रश्न उठाएंगे, वो चीन के मुद्दे पर चीन की तरफ खड़े नजर आएंगे। तो कोई भी मुद्दा ले लीजिए, जो भारत के खिलाफ है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी नजर आती है। सर एक आज और दिलचस्प बात हुई जब लता मंगेशकर ने ट्वीट किया एक तरीके से भारत के समर्थन में, यानी देश के समर्थन में, कि इस तरीके से बाहरी ताकतें देश में उनका कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर कांग्रेस ने कहा कि साहब लता मंगेशकर को गाइडेंस देने की क्या जरूरत है, जब तेंदुलकर ट्वीट करते कहते वो तो 12वीं फेल है। तो इस तरीके की चीजें, खासतौर पर जो उनका आईटी सेल है, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया जो है सोशल मीडिया पे ही तय कर लेगी कि कौन ताकतवर है। यानी इस तरीके की जो चीजें हैं वो फैलाई जा रही हैं। और खासतौर पर अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो मियां खलीफा, यानी एक ऐसा नाम जिसको अगर हम भारत में बात करें तो बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं देखा जाता जिस तरीके से देखा जाना चाहिए। मियां खलीफा का क्या लेना देना यहां से, या हम कह सकते हैं रियाना का क्या लेना देना। लेकिन उसके बाद जो आपस में जंग शुरू हुई, यहां से तमाम ऐसे लोग अभिनेता उन्होंने अपना ट्वीट करना शुरू किया। ऐसा लग रहा है कि सारी जो है किसानों की समस्या सोशल मीडिया ट्विटर पे ही हल हो जाएगी। तो ये ट्विटर का जो रोल है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए अब कांग्रेस का रवैया आप देखिए, आज जो सचिन तेंदुलकर को कह रहे हैं कि वो 12वीं फेल हैं और उनको बोलने की क्या जरूरत है, ये वही पार्टी है जिसने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया।
तो आपने जिसको भारत रत्न दिया उसको आज अपमानित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, वो देश के साथ खड़े हैं। तो ये मानसिकता है कांग्रेस की। अब सचिन तेंदुलकर अगर 12वीं फेल हैं, तो आप बताइए कि ये ग्रेटा थनबर्ग कहां तक पढ़ी है, तो ये रिहाना कहां तक पढ़ी है, और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी कहां तक पढ़ी है? इसका भी तो जवाब देना चाहिए। अगर इसी से तय होना है कि कहां तक कौन पढ़ा है, वही बोल सकता है, तो बताएं कि ये लोग कितना पढ़े हुए हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं वो प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, इनसे पूछिए कि रबी और खरीफ में क्या फर्क होता है, ये बता नहीं पाएंगे। आधे लोग ऐसे होंगे जो धान और चावल का फर्क नहीं जानते, लेकिन वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो किसानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला कुल ये है कि कुछ भी हो, मुद्दा कोई हो, उस मुद्दे को चलाने वाला कोई हो, पाकिस्तान चलाए, चीन चलाए, टर्की चलाए, हम अगर अगर वो मुद्दा, अगर वो बात मोदी के खिलाफ जाती है तो हम उसके साथ हैं। ये है मामला। और चूंकि कांग्रेस में मादा नहीं रह गया है जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने की, आंदोलन चलाने की, तो उनकी पूरी राजनीति ट्विटर पर सिमट गई है। पूरी पूरी पार्टी जो है सुबह उठ के 2-4 ट्वीट करती है और मान लेती है कि हमने बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया, क्रांति कर दी, अब नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है। तो ये जो मानसिकता है वो ट्विटर से नहीं आते। इस देश की राजनीति जो है वो ट्विटर से नहीं चलती है। ट्विटर जो लोग ट्विटर पर हैं उनमें से आधे से ज्यादा वोट देने नहीं जाते हैं। तो इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है या समझना नहीं चाहते। कुल मिला के हालत ये है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसमें लड़ाई का मादा नहीं। देखिए, जीत हार अलग चीज है। चुनाव आप जीते हार जाए, आप आंदोलन करें सफल ना हो, ये अलहदा चीज है। लेकिन अगर लड़ने का ही मादा ना हो, लड़ने की इच्छा शक्ति ही ना हो, तो ये ज्यादा चिंताजनक बात है जो आज कांग्रेस के साथ हो रहा है। सर, इस पूरे आंदोलन में अगर हम अरविंद केजरीवाल का रुख देखें तो वो किस तरीके से डमरू बजा रहे हैं। यानी वो अपना अलग त्रिशूल डमरू लेके चल देते हैं। यानी हर एक आदमी जो है अपनी रोटी सेकना चाह रहा है। सब किसान के नाम पर जो है आंदोलन करके अपना अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि NH-24 पर जो लाखों जो है हम कह सकते हैं कर्मयोगी, जो सुबह जाता है, ऑफिस में काम करता है, किसी जगह काम करता है, मजदूरी करता है, तमाम ऐसा आदमी है, उसके रास्ते में एक तरीके से बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो गई। वो 2-2 डेढ़ घंटा पहले निकलते हैं और 3-3 घंटा देर में पहुंचते हैं घर अपने। तो ये मतलब जो गुंडई करेगा, 100 लोग 1000 लोग इकट्ठा कर ले, और जो आदमी काम कर रहा है ईमानदारी के साथ, तो मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब हम 100 आदमी इकट्ठा कर लें, किसी भी रोड पे बैठ जाएं और कोई भी मुद्दे पे एकदम बैठ जाएं। यहाँ इस मामले में क्या कहेंगे कि एक तो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, दूसरी ये जो चीज हो रही है कि लोगों के सामने जो एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बढ़िया नहीं है। नहीं सिद्धार्थ, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। दरअसल इस पूरे आंदोलन का जो केंद्र है, आप कहिए, ये जो क्रक्स है, वो जो आपने बात कही है वो ये है कि ये बताने की कोशिश हो रही है, ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि इस देश में कानून संसद में बनेगा भले ही, लेकिन वो सड़क पर रद्द कर दिया जाएगा। 50,000, 20,000, 10,000 लोग इकट्ठा होंगे और कोई भी कानून रद्द करने की बात कर सकते हैं। कल को 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे और कहेंगे आईपीसी जो है और सीआरपीसी खत्म कर दीजिए। तो चूंकि वो जन आंदोलन है, लोग उसमें शामिल हैं, इसलिए सरकार को कर देना चाहिए। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि बनाओ संसद में कानून, तुम जो है मतदाताओं से लेकर आए हो बहुमत, तो पास करा लो संसद से कानून, हम सड़क पे रद्द करवा देंगे। ये देखिए, भारतीय संविधान में बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है कि अगर आपको सरकार के किसी फैसले, किसी कानून से ऐतराज है, तो आप सरकार से बात कीजिए, समस्या को हल करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर सरकार का बनाया कानून, संसद से पास कानून संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो उसको रद्द कर दे। तो अगर आप फिर भी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो फिर आपके पास रास्ता जनतंत्र में एक ही है कि आप इंतजार कीजिए चुनाव का और इस सरकार को हटा दीजिए। कोई चौथा रास्ता नहीं है। तो आप सरकार की सुनेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे नहीं, लोगों को परेशान कर, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इतने हजारों लाखों लोग परेशान हो रहे हैं रोज, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है एक तरह से नरक हो गई है। देश का जो नुकसान हो रहा है वो अलग, हाईवे बंद होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है वो दिक्कत हो रही है, वो अलग है। और आपने बात की अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल जो है वो भारतीय राजनीति का एक अद्भुत नमूना है। ये अकेली पार्टी है, कम से कम 1947 के बाद बनी है जितनी भी पार्टियां, उनमें जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये जिस बर्तन में रख दीजिए उसका उसका आकार ग्रहण कर लेती है। ये एनार्की को स्ट्रेटेजी मानते हैं कि एनार्किस्ट बन जाओ, और फिर जो है वो बात असल में आखिर में ये आती है कि नंगे का कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ये वहां तक जाने के लिए तैयार रहते। इनका कुल इस मामले में यह है कि पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां इनकी पार्टी का दिल्ली से बाहर अगर कहीं है थोड़ा जनाधार, तो वो पंजाब में है। तो उनकी नजर उस पे है, तो पंजाब में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए कुछ भी करेंगे। किसानों के साथ खड़े हैं और 3 किसान कानूनों में से एक कानून को नोटिफाई कर चुके हैं, लेकिन ये उसके साथ मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून रद्द कर दिए जाए। तो ये जो राजनीति में इस तरह की डुप्लिसिटी है, जो इस तरह का पाखंड है, वो पूरी पब्लिक, देखिए लोग देख रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। ये दिल्ली में है चूंकि किसान बैठे हुए, इसलिए हम आप चर्चा कर रहे हैं, इतनी मीडिया में चर्चा हो रही है। आप दिल्ली से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाहर निकलिए, कहीं किसान आंदोलन का कोई नाम नहीं है। लेकिन लोगों के एजेंडे को ये सूट करता है। नरेंद्र मोदी की सरकार को गाली देने का मौका मिलता है, मंच मिलता है, तो इसलिए सब तैयार है। ये आंदोलन शुरू हुआ तो क्या कहा गया कि ये अहिंसक आंदोलन है। 26 जनवरी को सबने देखा कि कितना अहिंसक है। फिर उसके साथ कहा गया था कि गैर राजनीतिक है। आज हर राजनीतिक दल के नेता जो है किसानों के मंच पर जा रहे हैं। तो ये आंदोलन, मैं नहीं मानता कि ये इस आंदोलन का किसानों के, खास तौर से छोटे और मझोले किसानों जिनका हिस्सा जो है 80% से ज्यादा है, उनके हित के लिए है। ये पंजाब हरियाणा के बिचौलियों का जो एजेंट है, कमीशन लेने वाले हैं, उनका आंदोलन है, उनका स्पॉन्सर किया हुआ आंदोलन है। इसमें अलग अलग कारणों से नाराज सरकार या बीजेपी से नाराज लोग जुड़ गए हैं। कुल मामला इतना है। अभी पंजाब की जैसे आप बात कर रहे हैं, पंजाब में चाहे आम आदमी पार्टी हो या वहां की रूलिंग पार्टी कांग्रेस, या हम कह सकते हैं अकाली दल, तीनों के स्टेक हैं। जरा ये पंजाब की पॉलिटिक्स हम समझना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले, यानी हम कह सकते हैं 24 से 48 घंटे पहले, अकाली और कांग्रेसियों के बीच में जो है झगड़ा झंझट भी हुआ, गोलियां भी चली, इस तरीके की स्थिति। तो ये पंजाब की पॉलिटिक्स जो है, या पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसका कितना रोल देखते हैं आप इसमें, इस पूरे आंदोलन में? उसका सबसे बड़ा रोल है। अगर पंजाब में इलेक्शन 4 साल दूर होता तो अकाली दल एनडीए छोड़कर नहीं जाता। अगर 4 साल दूर होता चुनाव, तो आम आदमी पार्टी इस तरह से नहीं कूदती। अगर चुनाव 4 साल दूर होता तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख अलग होता। देखिए क्या है कि हमारा देश आजादी के बाद खाद्यान्न को लेकर जो है वो बहुत बड़े संकट में था। जितना पैदा होता था वो खाने भर को नहीं होता था, विदेश से मांगना पड़ता था, लाना पड़ता था। तो PL 480 गेहूं का सबको पता है किस तरह से आता था और क्या होता था। उस समय 1964-65 में ये MSP की व्यवस्था की गई और झा कमेटी थी जिसने इसकी सिफारिश की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, कोई भी जाकर पढ़ सकता है, कि जब तक ये हम डेफिसिट की अर्थव्यवस्था में है खाद्यान्न के मामले में, तब तक MSP वरदान है। जिस दिन हम सरप्लस हो जाएंगे, ये अभिशाप बन जाएगी।
पंजाब हरियाणा में वही हो रहा है। पंजाब और हरियाणा में कोई चावल नहीं खाता, लेकिन धान सबसे ज्यादा उगाते हैं। क्यों? गेहूं सबसे ज्यादा उगाते हैं, क्यों? क्योंकि पानी फ्री, बिजली फ्री, बीज सस्ता, खाद सस्ती, और खरीदने के लिए सरकार बैठी हुई है। जो एमएसपी तय होगी उस पर खरीद लेगी। हालत यह है कि पंजाब में वाटर टेबल इतनी तेजी से नीचे जा रहा है कि अगले 15-20 साल में जमीन के नीचे पंजाब में पानी नहीं होगा। पंजाब के खेत बंजर हो जाएंगे, लेकिन धान और गेहूं की खेती चल रही है क्योंकि उनके लिए फायदेमंद है। इस एमएसपी की व्यवस्था का फायदा देश के सिर्फ 6-7% किसानों को मिलता है। बाकी 93-94% किसानों को एमएसपी से कोई फायदा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कारण ये है कि उसकी वजह से एक वेस्टेड इंटरेस्ट का पूरा चक्र बन गया है। ये मंडियों का पैसा जो है वो केवल एजेंटों के पास नहीं आता, ये राजनीतिक दलों के पास भी जाता है इन एजेंटों के जरिए। श्रोमणी अकाली दल हो या कांग्रेस हो, दोनों को फंड करते हैं ये, तो इसलिए इनका स्टेक बहुत बड़ा है। और खास तौर से मंडियों में देखिए, पंजाब की मंडियों में पिछले 15-20 साल से चुनाव नहीं हुए, जो हर साल होना चाहिए। उन पर कुछ लोगों का वर्चस्व बना हुआ है। वो एजेंट से किसान बन गए हैं, जमीन खरीद ली है, वो एजेंट से मनी लेंडर भी बन गए हैं। तो ये नेक्सस बहुत बड़ा है। और ये आर्थिक तत्व, इनको लगता है कि सरकार जो कानून 3 ले आई है, इसमें जो ये व्यवस्था की जा रही है कि आप चाहें तो मंडी में बेचें, चाहे तो मंडी में से बाहर बेचें, जहां आपको ज्यादा दाम मिल रहा हो वहां किसान बेचे। और किसान दशकों से ये मांग कर रहे थे कि भाई देश में हर उत्पादक, वो औद्योगिक उत्पादन का हो या दूसरे क्षेत्र का, वो अपना जो जो पैदावार है, उसकी जो उत्पादन है, वो जहां चाहता है वहां बेचता है। हमारे ऊपर ही क्यों रोक है? सरकार ने वो रोक हटा दी। तो उनको लग रहा है कि हमारा वर्चस्व टूट जाएगा। वो लड़ाई है। पंजाब का मामला कुल मिलाकर ये है कि ये जो पैसा मंडियों के जरिए आता है और जो राजनीतिक फंडिंग में जाता है, उसका सवाल है। सर, एक बड़ा अच्छा जानकारी आपने दी, लेकिन एक और चीज हम जानना चाहते हैं। जब बात होती है यानी किसान की, तो खास तौर पर कांग्रेस या और दूसरे विपक्षी दल एक खास बिजनेसमैन का नाम लेते हैं हमेशा। कुछ भी होगा कहें साहब, ये गवर्नमेंट अदानी को फायदा दे रही है। वो जमीन पर अगर आप जाएं तो वो जगह जगह उनके वो भी बन रहे हैं, गोदाम भी बन रहे हैं, और ये सब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हाँ, इस तरीके का संदेह पैदा होता है, भाई ये तो इन्हीं को फायदा दे रहे हैं। और दूसरा एक और आरोप आज का तमाम विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पर अगर देवेगौड़ा की बात करें या और भी नेताओं ने उस चीज को उठाया, सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती, क्यों नहीं उनके साथ? तो इस पर जरा प्रकाश डालिए। आखिर ये जो सरकार का जो एकदम जैसे नहीं होता कि हम हटेंगे नहीं, हम कोई फैसला ले लिया अब हटेंगे नहीं इससे, ये कैसे लोकतंत्र में संभव? नहीं, आपने 2 मुद्दे उठाए। पहले मुद्दे की मैं बात करता हूं। जो आपने ये कहा कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अडानी गोदाम बना रहे हैं, मतलब जो अच्छा हो रहा है उसको बुरा बताने की कोशिश हो रही है। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो सरप्लस उत्पादन हो रहा है, इसको रखें कहां? 25 से 27% वेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है। अगर कोई गोदाम बना रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसको फूल माला पहनाना चाहिए कि हम गोदाम में इसमें रखेंगे अपना अनाज, जब अच्छा दाम मिलेगा तब उसको बेचेंगे। वो अनाज अगर गोदाम बना रहा है तो वो अनाज उस गोदाम बनाने वाले का नहीं हो जाएगा। आज भी किसान और सरकार कोल्ड स्टोरेज और दूसरे वेयर हाउस किराए पर लेकर रखती है कि नहीं, गेहूं, धान और दूसरी फसल। तो अगर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गोदाम बन रहे हैं जिनमें 3 साल तक अनाज खराब नहीं हो सकता। एफसीआई जिस तरह से रखती है, एक पटरा बिछा के और उस पर एक तिरपाल डाल के, उसमें आधा गेहूं चावल जो भी रखा जाता है सड़ जाता है, बारिश आती है और उसके अलावा कहा जाता है चूहे भी खा जाते हैं।
तो उसका स्वागत करने की बजाय उसका विरोध हो रहा है कि ये अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। दूसरी बात अंबानी का कोई लेना देना नहीं, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है नहीं, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में है नहीं। अब आप बताइए कि एक अंबानी का के जियो टावर का इस आंदोलन से क्या लेना देना? जियो टावर क्यों तोड़े गए? किसने बताया किसानों को कि यही वाला टावर जो है वो अंबानी का है या जियो का है? आप इसके पीछे का षड्यंत्र देखिए। अब क्यों हो रहा है ये? 5G आने वाला है हिंदुस्तान में। चीन की कंपनी जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों में से एक है, हुवेई, वो दावेदार है भारत में 5G सर्विसेज देने के लिए। और जो माहौल बन गया है चीन और भारत के बीच में, ये उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है कि हुवेई को मौका नहीं देगी भारत सरकार। तो वो तत्व भी इसमें शामिल है। आप मुझे बताइए ना, उनको अगर एमएसपी चाहिए, उनको जो है ये 3 कानून नहीं चाहिए, तो भी ये जियो टावर को तोड़ने का क्या मतलब है? उसका नुकसान किसको हुआ? फोन सर्विसेज प्रभावित हो रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। तो ये इस बात को समझिए। दूसरा, जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने हट कर लिया है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी। सरकार कह रही है कि कानून रद्द करने के अलावा जो सुझाव, जो संशोधन कहिए करने को तैयार है। 23 संशोधनों पर बात हो चुकी है, उनको मानने को तैयार है सरकार। इन 3 कानूनों के अलावा जो उनकी मांग है, एमएसपी को लेकर कह रहे हैं गारंटी दीजिए, सरकार गारंटी देने को, लिख के देने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने को तैयार है। पराली के मुद्दे पर जो कानून में सजा की व्यवस्था थी, उसको वापस लेने को तैयार है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, वो जो अभी आया नहीं है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये प्रोविजन होगा, उसको भी बदलने के लिए सरकार तैयार है। तो भाई ये कहीं होता है कि आप आंदोलन करेंगे और कहेंगे कि हमारी सब बात मान लीजिए, हम आपकी एक भी नहीं मानेंगे। इस तरह का कोई समझौता होता है, कोई बातचीत होती है क्या? दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है क्या? इन लोगों का यही कहना है कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे। सुनवाई शुरू हुई, दूसरे दिन उनके जो 5 बड़े वकील थे भाग गए सुनवाई से। तो भाई हठधर्मिता किसकी है? इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि 26 जनवरी के अवसर पर ही, उस समय कि मन की बात जो उन्होंने बोला 26 जनवरी के बाद, कि सरकार के दरवाजे खुले हैं, एक फोन दूर है बातचीत, फोन उठाइए, फोन करिए, बातचीत करना चाहते हैं आइए बातचीत कीजिए। सरकार अपना प्रपोजल दे चुकी है। अब ये सवाल ये है कि कुल मिलाकर जो रवैया है, आप देखिए 2 महीने से ऊपर हो गया, वो ये है कि इस समस्या का हल ना होने पाए। ऐसी ताकतें इसमें लगी हुई हैं। और अगर आप अंदर की बात पता कीजिए कि जो सरकार के साथ बैठकों में जो बातचीत होती थी, जो तय होता था, जब लौट कर ये जाते थे अपने शिविर में, तो वहां सब बदल जाता था। कौन लोग बदलवाते थे, क्यों बदलवाते थे? तो ये हल ना हो, इसमें बहुत से लोग लगे हैं जिनके चंगुल में है किसान। सर, एक आखिरी सवाल, तो रास्ता क्या है आगे का? क्या दिख रहा है? ये हमेशा बैठे रहेंगे ये टिकैत साहब, उधर से जो है दूसरे सिख भाई बैठे रहेंगे और रोज बयानबाजी होगी? जैसे आज विपक्ष सारा पहुंच गया गाजीपुर, तमाम लोग जो है वहां पर बोले साहब हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? अगर मान लिया दोनों एकदम इस तरीके सड़े हुए हैं, और आम नागरिक की अगर हम बात करें जो उस रास्ते का इस्तेमाल करता है, ये अब वो 1922 का जमाना नहीं है कि आपने एकदम एक जगह घेर ली तो लोग घूम घूम के चले जाते थे। अब तो ऐसा नहीं है कि भाई आप ये सड़क रोक दी तो खेत से निकल जाते थे, अब खेत में भी तो बाढ़ लग गई हर जगह। तो आदमी जाएगा कैसे, अपने काम पर कैसे जाएगा? क्या उनका अधिकार नहीं है जो लोग रोड पर चल रहे हैं? तो रास्ता क्या दिख रहा है आगे सर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनका अधिकार है और उनका अधिकार किसी से कम नहीं है। अगर किसानों का अधिकार है और किसानों को ये अधिकार नहीं है, इस देश का कानून अधिकार नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट अधिकार नहीं देता कि आप किसी सार्वजनिक जगह पर इस तरह से रास्ता रोककर इतने लंबे समय तक बैठ जाएं। इस पर बड़ी स्पष्ट रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी बात है, देखिए रास्ते 2 ही 3 है। एक,
बातचीत से हल कीजिए। अगर आपको लगता है बातचीत कहीं नहीं पहुंच रही है, नहीं हल हो रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो फिर देखिए ऐसा है कि इस देश की संस्कृति में सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हुए हैं, और उन्होंने उन्होंने जो है जो रास्ता दिखाया था, समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र ने देने से मना कर दिया, तो भगवान राम ने उस समय कहा था कि विनय न मानत जड़ध जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। तो मुझे लगता है कि फिर कोई रास्ता छोड़ेंगे नहीं ये किसान संगठन सरकार के सामने, सिवाय इसके कि फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, उनको हटाया जाए और रास्ता आम लोगों के लिए खोला जाए। लेकिन सरकार इसी स्थिति को अवॉइड करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि ये नौबत आए। 26 तारीख को जो हुआ वो भी इसीलिए हुआ कि सरकार नहीं चाहती थी कि उसकी ओर से कोई सख्त कार्रवाई हो। लेकिन कब तक? या तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा और कहेगा कि इनको हटाइए, या फिर सरकार को खुद फैसला करना पड़ेगा। सर, आपका धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला और लोगों को समझ में भी आया होगा आखिरकार परेशानी कहां पर है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप किसी चीज का सोल्यूशन चाहते हैं तभी सोल्यूशन होता है। बात वही हो गई कि कुछ भी होगा, खूंटा यहीं गड़ेगा। मतलब बातचीत चल रही, पंचायत चल रही, कहने सब बाकी ठीक है, आपके साथ बात मान ली, तो खूंटा यहीं गड़ेंगे हम। तो ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन उसी डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें किसानों को सोचना पड़ेगा। खास तौर पर वो लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, भोले भाले लोग, उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए बात हो रही। यहाँ पर लोग अपना पॉलिटिकल करियर बना रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल फायदा देख रहे हैं और वही वाली बात कि अपनी रोटी सेक रहे हैं। वो आपका भला नहीं चाहते, ना देश का भला चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई वो निश्चित तौर पर तरफ इशारा करते हैं। तो प्रदीप सर, आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सिद्धार्थ सर, थैंक यू। यहाँ पर अब इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।